राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने मुझसे कुछ प्रश्न किए हैं एब्जॉर्बेंसी के बारे में कि मैडम एब्जॉर्बेंसी किसका ज़्यादा होता है, रेयॉन का होता है या सूती का वस्त्र का होता है। बच्चों के मन में कन्फ्यूजन भी था कि मैडम रेयॉन का निर्माण तो रासायनिक पदार्थों से होता है जिसमें कॉटन लिंटर्स का भी उपयोग किया जाता है, जबकि सूती वस्त्र शुद्ध रूप से कपास के रेशों से ही तैयार किए जाते हैं। तो रेयॉन की और सूती वस्त्रों की इनमें से आर्द्रता अवशोषण क्षमता किसकी ज़्यादा होती है। सही बात है, कन्फ्यूजन होता है और मैं कन्फ्यूजन आपकी दूर करूंगी। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें इसके लिए। बेटे, मैंने पहले भी बताया था और आज भी बता रही हूँ, रासायनिक रेशों में प्राकृतिक रेशों में अगर मिला दिया जाए तो सर्वाधिक एब्जॉर्बेंसी जो होती है, आर्द्रता अवशोषण क्षमता, वह रेयॉन की होती है। ये 90 to 95% तक जल को अवशोषित कर लेता है। आर्द्रता अवशोषण क्षमता कैसे निकालेंगे? प्रतिशत नमी प्राप्तांक में निकालते हैं इसको, प्रतिशत नमी प्राप्तांक में, जिसमें क्या होता है, अवशोषित नमी का भार कितना है और शुष्क रेशों का भार कितना है। मान लो तुमने एक शर्ट लिया, एक शर्ट को या उन रेयॉन के एक रेशा को लिया या थोड़ा 5 ग्राम रेशा को लिया या 10 ग्राम को लिया और उसमें देखा कि पहले उसका वजन कितना था, भार मतलब वजन कितना था, और जब हम उसको पानी में भिगो दिए, है ना, कितना उसने पानी को उसने अवशोषित किया, तो अवशोषित नमी का भार को अगर हम शुष्क रेशों का भार से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा प्रतिशत नमी प्राप्तांक कहलाएगा और यही हमारा आर्द्रता अवशोषण क्षमता है। अब कहोगे आर्द्रता अवशोषण क्षमता क्यों जरूरी है रेशों के लिए? क्योंकि ये पसीनों को सोखता है। मान लो हमने आज सिंथेटिक कपड़े पहने हैं, मेरा साड़ी जो है सिंथेटिक है, इन रेशों को पहन करके अगर मैं गर्मी के मौसम में या सर्दी के मौसम में या हम बरसात के मौसम में पहन के चलते हैं तो सर्दी के मौसम में तो उतना हमें कष्टकारी नहीं अनुभव होगा, लेकिन जब बरसात के मौसम में हम पहनते हैं या गर्मी के मौसम में पहनते हैं तो हमारे शरीर के लिए ये दुखदायी हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए अस्तर जो बनाए जाते हैं, ब्लाउज में अस्तर जो होता है वो सूती वस्त्र का बनाया जाता है, सिंथेटिक वस्त्र का अस्तर नहीं दिया जाता है। इसके पीछे रीज़न यही है। रीज़न क्या है कि अगर अस्तर भी आप दे दोगे सिंथेटिक वस्त्रों का तो वो वस्त्र पहना ही नहीं जाएगा, इतना आपको कष्टदायी होगा, क्योंकि पसीनों को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। पसीना जब सूखेगा नहीं, जब पसीना नहीं सूखेगा तो शरीर जो हमारी त्वचा है, त्वचा और वस्त्र के बीच में पसीना जम जाएगा, जिसके कारण फोड़े फुंसियाँ हो जाएंगी, विद्युत स्थैतिक चार्ज बन जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज बन जाएगा। गर्मी के दिनों में अक्सर आप देखते होंगे जब आप कपड़े उतारते हैं, है ना, तो आप देखोगे उसमें से चिड़चिड़ की आवाज़ आती है। जैसे कुर्ता आप उतारते हो या आप पहनते हो या आप साड़ी को खोलते हो, है ना, पहनते हो, तो उसमें देखोगे कि बिल्कुल चिंगारी जैसी निकलती है, आग जैसी निकलती है। जो प्योर सिंथेटिक होता है उसमें से चिड़चिड़ापन की और चिड़चिड़ा के साथ एक चिंगारी सी निकलती है। वो चिंगारी क्या होता है? वो चिंगारी यही बताता है कि विद्युत स्थैतिक प्रभार बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि वहाँ पर नमी अवशोषण की क्षमता नहीं होती है। तो आर्द्रता अवशोषण क्षमता क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों, छपाई वस्त्र को करना है तो अगर नमी नहीं सोखेगा तो छपाई कैसे होगा? वस्त्र की धुलाई करना है, कैसे धुलाई होगा? वस्त्र में कोई फिनिशिंग देना है तो आर्द्रता अवशोषण क्षमता होना जरूरी है हर चीज़ के लिए। और ख़ास करके जो भी हम परिधान पहनते हैं, जो भी हम यूज में लेते हैं, इवन बेडशीट भी, सूती वस्त्र भी का ही बेडशीट अच्छा लगता है। अगर आप सिंथेटिक रेशों का बेडशीट बिछाओगे आपको सोने में आनंद नहीं आएगा। तकिया का गिलाफ भी आपका अगर होगा तो सूती वस्त्र का होगा तो ही आपको आनंद आएगा, अन्यथा आनंद नहीं आएगा। अब रेयॉन अगर है बेटा तो आर्द्रता अवशोषण क्षमता रेयॉन की सर्वाधिक होती है, लेकिन अगर आपका आ गया कि एसीटेट रेयॉन, अगर नाम दे दिया एसीटेट रेयॉन तो उसकी आर्द्रता अवशोषण क्षमता कम हो जाती है।
वो विद्युत का कुचालक भी नहीं रहता है। उसको पहनोगे तो शरीर और भी ज़्यादा कष्टकारी हो जाता है। अगर केवल रेयॉन का नाम लिखा हुआ है तो कैसे बनता, आपको बताया था मैंने, कॉटन लिंटर से बनता है, उसमें केमिकल्स डाले जाते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल इत्यादि डाले जाते हैं, उसके बाद बनता है। तो बनाने की प्रक्रिया के दौरान उसमें जो एक गुण समाहित हो जाता है, क्वालिटी समाहित हो जाता है, जो प्रॉपर्टी समाहित हो जाता है, वो हो जाता है आर्द्रता अवशोषण क्षमता की, और वो ज़्यादा मात्रा में हो जाता है ना। कपास से ज़्यादा रेयॉन की आर्द्रता अवशोषण क्षमता होती है। आर्द्रता अवशोषण क्षमता रेयॉन की जहाँ से 90 to 95% होता है, वहीं पर सूती वस्त्र का 50 to 60% होता है। और सूती और लिनन वस्त्रों में अगर देखोगे कि सूती वस्त्र और लिनन वस्त्रों में सबसे ज़्यादा अवशोषण क्षमता किसकी हो देती है? नमी अवशोषण क्षमता, आर्द्रता अवशोषण क्षमता, मॉइस्चर रिगेन कैपेसिटी, तीनों एक ही चीज़ है। नमी बोल लो, आर्द्रता बोल लो, मॉइस्चर रिगेन कैपेसिटी बोल लो, कुछ भी बोल लो, तीनों एक ही चीज़ है। तो कपास और लिनन, इन दोनों के बीच में अगर तुलना किया जाए कि कपास की ज़्यादा आर्द्रता अवशोषण क्षमता होगी या लिनन की होगी, तो बेटा लिनन की होगी, कपास की नहीं होगी। और कपास, लिनन और इन रेयॉन, इन तीनों में से अगर पूछा जाए कि आर्द्रता अवशोषण क्षमता किसकी ज़्यादा होगी, तब आप बताओगे रेयॉन की ज़्यादा होगी। ठीक है। यद्यपि इसको बनाने की प्रक्रिया में रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है, इसके बावजूद भी इसमें एक अनोखा गुण उत्पन्न हो जाता है। मैं बता रही हूँ, बहुत पहले मुझे भी इतनी जानकारी नहीं थी। आज से 30 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे हस्बैंड बहुत सुंदर एक नाइटी रेयॉन का लाए थे, बहुत सुंदर था वो, लेकिन उसकी टिकाऊ क्षमता 2 महीने से ज़्यादा टिकी नहीं। हमने किताबों में ज़रूर पढ़ा था, किताबों में हमने पढ़ा था कि रेयॉन को सफाई धुलाई करते समय उसका जो क्वालिटी है वो डिक्रीज हो जाता है, उसमें रगड़ और घर्षण सहन करने की क्षमता कम होती है, पानी में भीगने के बाद वो अपनी शक्ति को खो देता है। पढ़ाई तो ज़रूर किया था, लेकिन व्यवहारिक तौर पर मैंने इसको अपनाया नहीं था। तो जब रेयॉन की नाइटी हमारे पास थी तो नाइटी पहनते तो दूसरे दिन धोना पड़ता है, और ख़ास करके गले का पार्ट है या बाह का पार्ट है या नीचे वाला पार्ट है, तो जब मैं उसको साबुन से रगड़ के धोती थी वहीं से वो फटना शुरू हो जाता था। 5-6 धुलाई 7 धुलाई में वो तो फट करके अलग हो गया, और जैसे उसको सुखाती थी वापस वो मजबूत हो जाता था। भिगोती थी तो आर्द्रता अवशोषण क्षमता उसका ज़्यादा था। और मैं बताऊं, आज तक मैंने जितने नाइटी पहने हैं उनमें से सर्वाधिक सुंदर और सर्वाधिक आरामदायक तो वही 30 साल पहले वाली नाइटी थी, लेकिन उसकी टिकाऊ क्षमता 2 महीने से ज़्यादा नहीं रही। 2 महीने में फट करके बेकार हो गया। महंगे भी थे, रेयॉन सस्ते भी नहीं थे। तो कहने का अर्थ यह है, इस माध्यम से मैं आपको बताती हूँ, व्यवहारिक तौर पर अगर रेयॉन के बने आप कोई भी वस्त्र पहनो, नाइटी लो, कुर्ता लो, साड़ी लो, और आर्द्रता अवशोषण क्षमता उसका ज़्यादा होगा, और वो आपको आपकी त्वचा को आराम पहुंचाएगा, आपकी त्वचा को सुख पहुंचाएगा, आपको सुखद अनुभूति होगी, क्योंकि वो पसीने को एब्जॉर्ब कर लेता है। और पसीना जब शरीर से एब्जॉर्ब हो जाएगा, पसीना हवा के संपर्क में आकर के उड़ जाएगा, तो आपको शरीर को ठंडक मिलेगी, शीतल मिलेगी। आप देखते हो जब पसीना बहुत शरीर से निकलने लगता है ना, तो अब पसीना जब सूखता है, अगर पसीना बॉडी में रहता है, जैसा कि आप उत्तर प्रदेश का, बिहार का जो क्लाइमेट होता है नमी वाला, नमी के साथ गर्मी, वो बहुत ही दुखदाई गर्मी होती है। लेकिन अगर गर्मी है और साथ के साथ पसीना उसमें निकल रहा है और सूखता जा रहा है, तो वो उतना तकलीफ नहीं देता है। तो ये मान लो, है ना, कि जिन वस्त्रों में आर्द्रता अवशोषण क्षमता जिनकी इतनी अधिक होगी, वह वस्त्र पहनने में उतना ही आरामदायक होगा। वह वस्त्र चूंकि पसीना को सोखता है तो शरीर को ठंडक पहुंचाएगा। तो रेयॉन की आर्द्रता अवशोषण क्षमता 90 to 95% होता है। सूती वस्त्र का 50 to 60% होता है। लिनन का इस सूती से ज़्यादा होता है। ऊनी वस्त्र का 40 से 50% होता है। एसीटेट का 25 से 30% होता है। यही मैं बता रही थी, अगर रेयॉन में एसीटेट रेयॉन पूछा जाए तो फिर सूती से कम होगा। ये ध्यान रखना, कभी एग्जामिनेशन देना तो पूरा क्वेश्चंस को पढ़ना। बिना पढ़े अगर क्वेश्चंस देते हो, क्वेश्चंस का आंसर आप सही नहीं दे पाओगे। अगर रेयॉन है केवल 90 to 95%, अगर एसीटेट है ना, तब ये इसकी
आर्द्रता अवशोषण क्षमता 25 से 30% है, जबकि यहाँ पर कपास की, है ना, सूती वस्त्र से बने वस्त्रों की आर्द्रता अवशोषण क्षमता 50 से 60% है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, क्योंकि जो पेपर सेटर है आपको कंफ्यूज कराने के लिए इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस को दे देते हैं, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद नायलॉन के बने हुए जो वस्त्र होते हैं इनकी आर्द्रता अवशोषण 11 से 12% ही होता है। नायलॉन के बने हुए मोजे खास करके यूज किए जाते हैं क्योंकि इलास्टिक होता है और उसी में सूती वस्त्र भी मिला दिया जाता है, जिसके कारण नायलॉन और सूती ये दोनों मिलकर के एक अच्छा वस्त्र तैयार हो जाता है। नायलॉन की 11 से 12%, रेशमी वस्त्रों की 10 से 12%, लगभग नायलॉन के बराबर। इसीलिए रेशमी वस्त्र सर्दियों के लिए अनुकूल होते हैं, ये गर्मी प्रदान करते हैं, जबकि गर्मी के मौसम के लिए ये वस्त्र अनुकूल नहीं होते हैं। गर्मी के मौसम के लिए ये वस्त्र बिल्कुल ही अनुकूल नहीं होते हैं। ये 10 से 12% होता है। ये सर्दियों के लिए रेशमी वस्त्र उपयुक्त होते हैं क्योंकि इसमें आर्द्रता अवशोषण क्षमता लगभग नायलॉन के बराबर ही होता है। कभी गर्मी में आप सिल्क की साड़ी पहन के देखो, अगर आप एसी में रहते हो, कूलर में रहते हो, तब तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप शादी विवाह में जा रहे हो, गर्मी का मौसम है, अब सिल्क साड़ी पहनो, आप पसीने पसीने हो जाओगे। उसके अंदर की जो गोंद है जो लगी हुई है, जिसके कारण रेशमी वस्त्र कड़क है और चमक उत्पन्न कर रहा है, वो देखोगे कि पिलपिले हो जाते हैं कपड़े। मैं कई बार पहनती हूँ और ऐसे जगहों में चली जाती हूँ जहाँ केवल पंखा रहता है, तब तो बहुत तकलीफ होती है। हमको लगता है यार भाई इससे बढ़िया तो मैं सिंथेटिक पहन करके आ जाती। रेशमी वस्त्र तो बहुत ही चिपचिपाहट लिए हो जाता है क्योंकि उसके भीतर गोंद होता है। तो रेशमी वस्त्र में आर्द्रता अवशोषण क्षमता कम होती है। एक्रेलिक की मैंने पहले पढ़ाया था, आर्द्रता अवशोषण क्षमता 8 से 9% होती है। और सबसे कम होती है पॉलिस्टर का आर्द्रता अवशोषण क्षमता, सबसे कम। इसीलिए पॉलिस्टर का, जो प्योर पॉलिस्टर का वस्त्र है, वो पहनने योग्य नहीं है। उसका शर्ट पहनो, उसका कुर्ता पहनो, उसका पैजामा पहनो, उसको कुछ भी पहनो, है ना, वो आरामदायक हो ही नहीं सकता क्योंकि उसकी आर्द्रता अवशोषण क्षमता 3 से 5% ही है। वह पसीने को नहीं सोख पाता है, शरीर में खुजली पैदा करता है और फोड़े फुंसियाँ उत्पन्न करता है। नन्हे बालक, छोटे बालक, जो नवजात शिशु है, जो आपके पैदल चलने वाले बच्चे हैं, है ना, 1 से 3 वर्ष का बालक है, 3 से 6 वर्ष का बालक है, वैसे बालक को आप सिंथेटिक वस्त्र अगर पहनाते हो तो गलती करते हो। वैसे बालकों को कभी भी सिंथेटिक वस्त्रों को नहीं पहना देना चाहिए, नहीं पहनाना चाहिए सिंथेटिक वस्त्रों को। सिंथेटिक वस्त्र पहना करके हम गलती करते हैं क्योंकि बालकों के जो खुजली हो जाता है, घाव हो जाता है पीठ पर, इसी कारण होता है। एक एपिसोड के द्वारा इसको मैं बताना चाहती हूँ। मेरे ननिहाल में कई सारे बच्चे ऐसे थे जो सिंथेटिक वस्त्र पहन करके, छोटे छोटे शिशु थे, सिंथेटिक वस्त्र पहनते थे। उनके टी शर्ट सिंथेटिक वस्त्र के होते थे। बहुत खुजली हो जाती थी क्योंकि वहाँ के क्लाइमेट तो ऐसा ही है, नमी और गर्मी वाला। पसीना सोखता नहीं था, नाजुक उनकी त्वचा, हो गए फोड़े फुंसियाँ। सभी को तो नहीं हुआ, जिनकी त्वचा ज़्यादा नाजुक होती है उनमें हो जाता है। तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। तो ये जो क्रिश्चियंस आते हैं ना नान, वो वहाँ आते थे बच्चों को ऐसे फ्री में दवाइयाँ देने के लिए, औरतों को दिखाने के लिए। उनका मुख्य उद्देश्य था धर्म परिवर्तन करना। तो ये लोगों को इस तरह से आकर्षित करते थे कि मैं फ्री में दवाइयाँ दे रहा हूँ, फ्री में आपको बता रहा हूँ। तो उसी में एक और हमारी जो मिलने वाले थे, नानी के घर में थी, तो वो अपने बच्चे को दिखाने गई और उन्होंने बताया कि आप इस बच्चे को, जो आप सिंथेटिक कपड़े पहनाते हो, इस सिंथेटिक कपड़े पहनाना बंद कर दो। मतलब संश्लेषित रेशों के बने हुए जो टी शर्ट है और पैंट है उसको मत पहनाओ। आप देखो बच्चा आपका ठीक हो जाएगा, है ना, ये फोड़े फुंसियाँ सब खत्म हो जाएंगी। और वास्तव में ऐसा ही आश्चर्यजनक परिवर्तन देखने को मिला। कुछ नहीं लगाया गया, ना पाउडर लगाया, ना कुछ लगाया, है ना, और अपने आप उन कपड़े को हटाते ही बच्चा स्वस्थ हो गया। तो आर्द्रता अवशोषण क्षमता के बारे में आज मैंने आपको डिटेल से बताई है। सबसे ज़्यादा सिंथेटिक रेशों में, प्राकृतिक रेशों में अगर देखोगे तो रेयॉन क्या होगा, लेकिन अगर एसीटेट है तो फिर कंफ्यूज मत होना। एसीटेट का सूती से और ऊनी से और लिनन से भी कम है, 25 से 30% है। नायलॉन का 11 से 12% है। पॉलिस्टर का सबसे कम है। अब क्वेश्चन में कैसे पूछा जाते हैं, दो को कंफ्यूज करा देंगे, या पूछेंगे कि सबसे ज़्यादा आर्द्रता अवशोषण क्षमता किसकी होती है, या पूछेंगे सबसे कम आर्द्रता अवशोषण किन रेशों की होती है,
या पूछेंगे आर्द्रता अवशोषण क्षमता को हम किस प्रकार से नापते हैं, तो नापने का तरीका यही है कि शुष्क रेशों के भार को है ना डिवाइड कर देते हैं अवशोषित नमी का भार का से, तो जो हमारा बनता है ना, वही हमारा प्रतिशत कहता है। तो भार को डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, प्रतिशत बन जाए। प्रतिशत तभी होगा ना 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ना भार को मल्टीप्लाई करेंगे। कौन से? शुष्क रेशों का भार, अवशोषित नमी का भार, रेशों ने कितनी नमी को अवशोषित किया है, उसका वजन कितना है, उसको डिवाइड कर देते हैं, उसको भाग दे देंगे शुष्क रेशों के भार से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारा बन जाएगा प्रतिशत नमी प्राप्तांक, और इसी का आधार पर आर्द्रता अवशोषण क्षमता को नापा जाता है। तो आज मैंने आपकी क्वेरी को जो आपने मुझसे पूछा था उसको मैंने रिजॉल्व कर दिया है। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट करोगे हमें अच्छा लगेगा, लाइक करोगे मुझे अच्छा लगेगा। तो मैं जब आप लोग को पढ़ाती हूँ, समझाती हूँ, तो लाइक करना तो बनता है। लाइक तो करोगे, सब्सक्राइब तो करोगे हैं। और दूसरे लोगों को भी, जो बच्चे टीजीटी की परीक्षा दे रहे हैं, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव टेस्ट दे रहे हैं, जो बच्चे घर में बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी फ्रूटफुल होगा, काफ़ी लाभदायक होगा। क्योंकि बेटा सबके पास इतना पैसा नहीं होता है, सब कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं जा सकते हैं, सब कोचिंग में ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। तो आप देखो जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं वो भी बहुत अच्छा करते हैं। अभी जो नीट का रिजल्ट निकला है उसमें से कुछ बच्चों ने तो कहीं नहीं गए हैं, कहीं नहीं गए पढ़ने के लिए, केवल जोधपुर में रह करके या अपने घरों में रह करके उन्होंने तैयारी की और उन्होंने कंपटीशन को क्वालिफाई किया है। तो आपको भी अगर मेहनत करना पड़ता है और कुछ बनना चाहते हो तो लगातार मेहनत करोगे, आप ऊंचाइयों को छूओगे, प्राप्त करोगे। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक जाने के लिए इजाज़त, बाय बाय।